नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के फायदे और साथ में ई श्रम कार्ड को कौन कौन से परिवार बना सकते हैं, स्टूडेंट को बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, इसके बारे में आज के इस वीडियो में पूरी चर्चा करते हैं। तो जब केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने ई श्रम कार्ड को लॉन्च किया था, उस समय सरकार का कहना था कि देश के जितने भी श्रमिक मजदूर जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, उन सभी श्रमिक मजदूरों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जो भी योजनाएं या फिर भरण पोषण भत्ता दिया जाए वो सीधा उस श्रमिक के बैंक खातों में पहुंच जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने इस ई श्रम कार्ड को लॉन्च किया था, क्योंकि दोस्तों आप सभी को इस बात का पता ही है कि देश में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, जिसके कारण इन गरीब श्रमिक मजदूरों को लूटा जा रहा है। लोग इन श्रमिक मजदूरों के पैसे बीच में ही खा जाते हैं। तो सरकार ने फिर ये कदम उठाया कि देश के जितने भी श्रमिक मजदूर उन सभी को ई श्रम कार्ड दिया जाए, जिसके माध्यम से जो भी सहायता राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से दिया जाए वो सीधे श्रमिक मजदूर के बैंक खातों में चला जाए। तो इसकी सेफ्टी के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मिलकर इस ई श्रम कार्ड पोर्टल को लॉन्च किया था, जिसमें किसानों जितने भी श्रमिक मजदूर हैं उनका पैसा सीधा डायरेक्ट किसान श्रमिक के बैंक खातों में चला जाए। और ये ई श्रम कार्ड की योजना देश के उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो वास्तव में श्रमिक का कार्य करते हैं, लेकिन इसका नाजायज फायदा देश के ऐसे लोग भी फायदा उठा रहे हैं जिन्होंने एक दिन तो दूर की बात 1 घंटे भी श्रमिक का कार्य नहीं किया है, फिर भी उन्होंने ई श्रम कार्ड बना लिया है। ऐसा नहीं है कि ई श्रम कार्ड को वे परिवार नहीं बनवा सकते, उनको नहीं बनवाना चाहिए, बना सकते हैं। ये तो आपकी एक नागरिकता है, भारत देश की एक नागरिकता है कि देश में जो भी ई श्रम कार्ड या अन्य कोई डॉक्यूमेंट जारी किया जाए उसका बेनिफिट देश का हर परिवार ले सकता है, ई श्रम कार्ड का हर परिवार बना सकता है। लेकिन जो मदद देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक मजदूरों को दी जाती है वो देश के सभी ई श्रम कार्ड वालों को नहीं दिया जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात कि ई श्रम कार्ड को देश के जितने भी छात्र छात्राएं हैं जिनकी आयु 16 साल से 59 साल के बीच है और वे रेगुलर पढ़ाई करते हैं, यानी 10वीं और 12वीं या फिर कोई कॉलेज की शिक्षा को रेगुलर पढ़ाई करते हैं, उन्होंने भी ई श्रम कार्ड बना लिया है। अब उनको इस बात के बारे में पूरा पता नहीं है कि ई श्रम कार्ड उनको बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, क्या उनको ई श्रम कार्ड के फायदे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके बारे में दोस्तों उनको बिल्कुल पता नहीं है कि ई श्रम कार्ड स्टूडेंटों को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर ई श्रम कार्ड स्टूडेंट बना लेते हैं तो फिर उनको क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में स्टूडेंट को बिल्कुल पता नहीं है। तो सबसे पहले बताएंगे कि ई श्रम कार्ड को कौन से परिवार को बनाना चाहिए, कौन से लोगों को नहीं बनवाना चाहिए। तो बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड को वे परिवार बनाएं जो वास्तव में श्रमिक का कार्य करते हैं, जो असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जैसे लकड़ी, लोहार, बिल्डिंग लाइन का कार्य करने वाले मजदूर या राजमिस्त्री या फिर कोई कारपेंटर या छोटी मोटी दुकानों में नौकरी करते हैं, जिसके सहारे अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं, उन परिवारों को ई श्रम कार्ड बनाना चाहिए। दूसरे स्टूडेंट अगर ई श्रम कार्ड को बनाना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट बनाएं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या फिर शिक्षा को पूर्ण कर चुके हैं और अभी वे वर्तमान में रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं और रोजगार की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, जो रोजगार की तलाश में लग रहे हैं, उन स्टूडेंटों को ई श्रम कार्ड बनवाना चाहिए। क्योंकि ई श्रम कार्ड उनके पास होंगे तो वो फिर नरेगा में जॉब कार्ड के जरिए नौकरी भी प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे नरेगा मेट कैसे बने, तो नरेगा मेट में उन जो स्टूडेंट होते हैं, जो श्रमिक स्टूडेंट होते हैं, उनको इस ई श्रम कार्ड के जरिए नौकरी मिल सकती है। या फिर अन्य कोई फैक्ट्री या कोई कारोबार है, उनमें ई श्रम कार्ड के जरिए उन स्टूडेंटों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, उनको ई श्रम कार्ड बनाना चाहिए। जिनकी आयु 16 साल से 59 साल के बीच है और वो बिल्कुल बेरोजगार की स्थिति में हैं और वे सब्जी या रेडी कोई ठेला चलाने वाली दुकान चलाना चाहते हैं, तो फिर उनको ई श्रम कार्ड बनवाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड के आखिर क्या क्या फायदे हैं। जिन परिवार ने ई श्रम कार्ड बना लिया है उनको क्या फायदा मिलने वाला है। तो ई श्रम कार्ड के माध्यम से आपको प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा एक कवर दिया जाता है, जिसमें आपको 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। जी हाँ किसान भाइयों, ये दुर्घटना बीमा
उन श्रमिकों के लिए दी जाती हैं जो वास्तव में श्रमिक का कार्य करते हैं, और श्रमिक का कार्य करते वक्त अगर किसी श्रमिक मजदूर की मृत्यु हो जाती है या फिर विकलांगता हो जाती है, जैसे अंग विकृत हो जाता है किसी दुर्घटना के कारण, तो उस श्रमिक परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ में अगर जिन परिवारों के पास ई श्रम कार्ड है और वे असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो उनको प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ दिया जाता है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाता है, राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जाता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं, अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, आवास योजना का लाभ ले सकते हैं, साथ में सार्वजनिक जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन होती है उनका भी लाभ ले सकते हैं। साथ में स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी होती है उस समय भी वो परिवार श्रमिक कार्ड के माध्यम से इन सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी योजना है, लेकिन वास्तव में जो श्रमिक का कार्य करते हैं उन्हीं श्रमिक परिवारों के लिए काफी फायदेमंद है। तो अन्य परिवार जो वास्तव में किसी प्रकार की गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी करते हैं या कोई टैक्स विभाग में भुगतान करते हैं या फिर रेगुलर स्टूडेंट है, उनको ई श्रम कार्ड नहीं बनवाना चाहिए। मेरे हिसाब से ई श्रम कार्ड को नहीं बनवाना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड को एक परिवार के कितने सदस्य बना सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि एक परिवार के अगर सदस्य 16 साल से 59 साल के बीच में जितने भी सदस्य हैं उन सभी को ई श्रम कार्ड बनाने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन जो बच्चे स्टूडेंट है, जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों को ई श्रम कार्ड का आवेदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों को अगर ई श्रम कार्ड बनाते हैं तो फिर आपको कोई भी प्रकार की स्कॉलरशिप या कोई छात्रवृत्ति दी जाती है या फिर कोई स्कूल से संबंधित कोई भी नई योजनाएं आती है जो बच्चों के लिए है, वो आपको फिर ई श्रम कार्ड के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ खास फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं, इनको ध्यान में रखकर ही आप अपना ई श्रम कार्ड बनाएं। अभी जो देश के श्रमिक मजदूर जिन्होंने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है, तो फिर आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपना ई श्रम कार्ड आवेदन अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। काफी सिंपल प्रक्रिया है, बहुत ही आसान विधि से बताया गया है, वहां से अपना आवेदन कर सकते हैं। उसमें साथ में डॉक्यूमेंटों के बारे में भी बताया गया है। और अगर ई श्रम कार्ड को अपने मोबाइल के जरिए न बनाकर आप CSC पोर्टल के माध्यम से बनाते हैं तो फिर उनकी भी प्रक्रिया उसी लिंक में बताई गई है, तो वहां से आप अपनी पूरी जानकारी ई श्रम कार्ड से ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपसे यही उम्मीद करते हैं कि बताई गई जानकारी आपको ई श्रम कार्ड के फायदे या किन को बनवाना चाहिए, नहीं बनवाना चाहिए, इससे संबंधित जो भी जानकारियां थी वो हमने आपको पूरी डिटेल से बताई है। आशा करते हैं आपसे यही कि आपको बताई गई जानकारी बिल्कुल पसंद आई है, समझ में भी आई है। इससे पहले दोस्तों आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि नया वीडियो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से दिया जाए उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। यही आशा करते हैं आपसे। मिलते हैं ऐसे ही और कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय किसान।